गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास विषय के सेमेस्टर 4 MJC 6 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेपोलियन युग किसे कहा जाता है? नेपोलियन के काल में नेपोलियन युग में साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में सम्राट की उपाधि धारण की और फ्रांस के गणतंत्र को साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। भारी बहुमत से फ्रांस के लोगों ने उसका साथ दिया और इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। स्पष्ट है कि इस स्वीकृति के पीछे फ्रांस के लोगों की अत्यंत आशाएं होंगी। अत्यंत आशाएं नेपोलियन से प्राप्त होने की महत्वाकांक्षा होगी कि नेपोलियन इसे पूरा कर सकता है, क्योंकि नेपोलियन का चरित्र दृढ़ है और सफलताओं से और वह लगातार सफल हो रहा है। उनकी सफलताओं से लोगों की आशाएं बढ़ गई। 1804 ईस्वी के बाद युद्धों का युग प्रारंभ होता है, जो 1814 ईस्वी तक चलता रहता है और इस काल को ही 1804 से 1814 ईस्वी के काल को ही नेपोलियन युग कहा जाता है। इस युग में नेपोलियन का इतिहास ही यूरोप का इतिहास है। इन 10 वर्षों में साम्राज्य का इतिहास निरंतर युद्धों का इतिहास है। उसने आश्चर्यजनक सैनिक सफलताएं प्राप्त की, जिसके कारण विश्व के इतिहास में उनका स्थान सिकंदर, सीजर और शार्लेमन के समकक्ष हो गया। जिस समय वह सम्राट बना उस समय उसकी आयु मात्र 35 वर्ष की थी। वह शरीर और मस्तिष्क से शक्तिशाली था, उसकी प्रतिभा प्रखर थी और स्मरण शक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं, आश्चर्यजनक थी। अब आता है कि नेपोलियन काल में साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, युद्ध का स्वरूप कैसा था। तो हम लोग जानते हैं कि कौंसल का काल शांति का काल था, लेकिन साम्राज्य का काल युद्धों और निरंतर युद्धों का काल था। यद्यपि जनता की प्रभुसत्ता को उसने स्वीकार किया था, तथापि नेपोलियन तो एक निरंकुश शासक था। वह लुई 14वां की निरंकुशता से भी अधिक निरंकुश शासक था। उसकी व्यक्तिगत निर्णय ही युद्ध और शांति थी। सभी प्रकार के विरोध को उसने कुचल दिया था। अपनी सेना की उन्होंने असंदिग्ध निष्ठा प्राप्त की। जब ऐसी स्थिति हो तो सैनिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की जा सकती है और राज्य का विस्तार किया जा सकता है, यश प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सब से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सर्वोच्च संस्था जो फ्रांस में प्राप्त की थी, और वह सर्वोच्च सत्ता वह पूरे यूरोप में प्राप्त करना चाहता था। कौंसल के रूप में उन्होंने जो प्रशासनिक सफलताएं प्राप्त की थी, अब वह सैनिक क्षेत्र में भी उसी प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहता था। इतिहासकार हेज लिखता है कि कौंसल का काल जितना शांति के लिए स्पष्ट था, उससे अधिक साम्राज्य का काल जो है वह युद्ध के लिए है। साम्राज्य के 10 वर्षों का इतिहास ही युद्धों का इतिहास था।
अब आता है कि नेपोलियन की जो युद्ध की अभिलाषा थी उसके पीछे कुछ कारण होंगे। आज अब हम लोग सबसे पहले उन कारणों पर चर्चा करेंगे। नेपोलियन की अदम्य महत्वाकांक्षा निरंतर युद्धों का कारण था। वह सदैव जूलियस सीजर और शार्लेमेन की विजयों का उल्लेख करता था। इससे स्पष्ट होता है कि समस्त यूरोप पर अधिकार करना उसकी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन फ्रांस की अधीनता स्वीकार करने के लिए यूरोप के देश तैयार नहीं थे। युद्धों का यही वास्तविक कारण था। इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी थे। फ्रांस के अहंकारपूर्ण उत्कर्ष से यूरोप के अन्य देशों के लिए संकट उत्पन्न हो गया था। यह संकट भी इसलिए अधिक था क्योंकि फ्रांस की सत्ता एक सैनिक तानाशाह के हाथों में थी। यूरोप के अन्य देशों का विचार था कि दूसरे राज्यों की सुरक्षा के लिए फ्रांस का इस प्रकार अनुचित उत्कर्ष जो है वह संकटपूर्ण है। इस दृष्टि से इंग्लैंड प्रबलतम शत्रु था जो फ्रांस की सीमाओं को 1789 की स्थिति में लाने के लिए कटिबद्ध था। इसके लिए फ्रांस को कृत संकल्प होकर उन्होंने अनवरत युद्ध करता रहा। अंत में नेपोलियन और फ्रांस के पतन का कारण यही इंग्लैंड का विरोध था। अब आता है कि इंग्लैंड से युद्ध का आरंभ होना, इसके पीछे क्या कारण था। लुई 16वां के फांसी के बाद अर्थात 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दी गई। उसके बाद फ्रांस का इंग्लैंड से युद्ध आरंभ हो गया। बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार भी युद्ध का तत्कालीन कारण था, क्योंकि इंग्लैंड की सुरक्षा के लिए इससे संकट उत्पन्न हो गया था। उसने इंग्लैंड के विरुद्ध 2 बार यूरोपीय संघ बनाने की कोशिश की, लेकिन युद्धों में इंग्लैंड का पराजित होने के कारण जो उन्होंने संघ बनाई थी उस संघ को नेपोलियन कभी बनने नहीं दिया, संघों को नष्ट कर दिया। अंत में 1802 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे हम लोग आमिन्स की संधि कहते हैं। 1793 ईस्वी से 1802 ईस्वी तक के युद्धों से स्पष्ट हो गया था कि इंग्लैंड की समुद्र पर जो शक्ति है वह सर्वश्रेष्ठ है और स्थल पर नेपोलियन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अतः ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध का निर्णय नहीं हो सका था। आमिन्स की संधि केवल 1 वर्ष रही। फ्रांस में सुधार करने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए नेपोलियन ने इस अवकाश काल को अपना समय बिताया या इस काल में उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत की। वास्तव में आमिन्स की संधि से दोनों पक्ष असंतुष्ट थे। कैसे? पहला, कैंपो फोर्मिया और ल्यूनेविले की 2 संधि हुई थी। पहले इन दोनों संधि से फ्रांस की शक्ति काफ़ी मजबूत हो गई थी। उसका साम्राज्य का विस्तार काफ़ी हो चुका था। उसके साम्राज्य में राइन के पश्चिमी तट और इटली का अधिकांश भाग, हॉलैंड और बेल्जियम सम्मिलित था। इंग्लैंड इससे ईर्ष्या करता था और इसे अपने लिए संकट मानता था। स्वाभाविक है कि फ्रांस का यूरोप में विस्तार हो रहा है तो इंग्लैंड जो पूरे विश्व में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है तो उसे ईर्ष्या तो होगी, और ईर्ष्या होगी तो युद्ध होगा। दूसरा,
इंग्लैंड को आशा थी कि उसके उद्योगों की दशा में आमिन्स की संधि के बाद सुधार होगा, लेकिन जो 1793 ईस्वी से चल रहा था युद्ध, इंग्लैंड के उद्योगों और व्यापार की दशा बहुत खराब हो गई थी। उसे आशा थी कि इस संधि के पश्चात उसके उद्योगों की दशा में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फ्रांस ने भारी आयात कर लगाकर अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया। यह भी प्रयास किया कि यूरोप के देश इंग्लैंड की अपेक्षा फ्रांस से माल खरीदें। इंग्लैंड के लिए व्यापार तो जीवन और मरण का प्रश्न था, अतः बिना पराजित हुए वह इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो जब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, यूरोप में उसका नेपोलियन की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो युद्ध तो होगा। युद्ध आरंभ होने का तीसरा महत्वपूर्ण कारण आमिन्स की शक्ति का इंग्लैंड में अलोकप्रिय होना था। इंग्लैंड के निवासियों का मानना था कि इंग्लैंड ने अपने अधिकार छोड़ दिए थे और फ्रांस को लाभ पहुंचाया था। चौथा कारण दोनों देशों के बीच संदेह का होना था। नेपोलियन की औपनिवेशिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। वह इंग्लैंड को इस मार्ग में सबसे बड़ा बाधा मानता था। अब आता है कि जब इतने कारण हैं तो युद्ध तो होगा। अब नेपोलियन की नाविक संघर्ष की योजना बनानी पड़ी। नवीन संघर्ष की योजना नेपोलियन तो बना ही रहा था। युद्ध का स्वागत नेपोलियन करने के लिए तो तैयार बैठा था। इससे स्पष्ट हो गया था कि इंग्लैंड फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना में बाधा था। वह इंग्लैंड को दुर्बल करके ही इसे प्राप्त कर सकता था। इसके अतिरिक्त फ्रांस का व्यापारी वर्ग भी इंग्लैंड के विनाश की इच्छा रखता था। नेपोलियन की शक्ति का आधार भी यही वर्ग था। यही मध्यम वर्ग इंग्लैंड नेपोलियन की सबसे बड़ी ताकत थी। अतः इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अतः जैसे ही इंग्लैंड ने 1803 ईस्वी में युद्ध की घोषणा की, नेपोलियन ने हेनोवर पर अधिकार कर लिया। हेनोवर एक जर्मन राज्य था जिस पर इंग्लैंड के राजा का अधिकार था। नेपोलियन ने दूसरा काम यह किया कि इंग्लैंड के व्यापार के लिए हेनोवर से लेकर इटली तक समुद्र तट को बंद कर दिया। नेपोलियन का तीसरा काम यह था कि उसने आक्रमण की धमकी इंग्लैंड को दी। अब हम लोग इससे आगे तीसरे यूरोपीय गुट का निर्माण इंग्लैंड ने फिर किया। अब आता है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, फ्रांस के साथ युद्ध, रूस के साथ युद्ध। इन सब युद्धों का वर्णन हम लोग अगले कक्षा में करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आम जनता तक इतिहास को पहुंचने, इतिहास की समझ बढ़ाने में निशा इतिहास गंगोत्री चैनल की सहायता कीजिए। धन्यवाद।